Hello students, welcome to the चहल अकेडमीज यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज। इसमें हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं एनवायरनमेंट के। जितने भी यूपीएससी में पास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम वन बाय वन कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं 2010 के एनवायरनमेंट के पीवाईक्यूज जो कि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के अंदर में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर में पूछे गए हैं। आइए इनको वन बाय वन करते हैं। तो सबसे सॉरी सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सम स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स आर इंसेक्टिवोर्स। तो आपने ये इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, स्पेशली इकोलॉजी के अंदर में जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं, ऐसे इंसेक्टिवोर्स एनिमल्स भी होते हैं। तो एनिमल्स तो आपने देखे ही होंगे, जैसे कि हमारे फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, वो इंसेक्ट्स खाते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये क्या क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि इनके अंदर में कुछ कमी है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की इनके अंदर में कमी है। दरअसल होता क्या है कि अगर आप देखोगे तो सॉइल के अंदर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा कम होती है। नाइट्रोजन की कमी की होने की वजह से अब सॉइल को अलग अलग तरीके से, प्लांट को अलग अलग तरीके से नाइट्रोजन का अरेंजमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हमारी 78% के आसपास है। तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे अर्थ के अंदर में, सॉइल के अंदर में नाइट्रोजन बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 0.0 समथिंग में। तो डेफिनेटली उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है कि प्लांट्स को अब ये न्यूट्रिएंट कहाँ से मिले। अब ये जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट है ये किस तरीके से मिलेगा उसको, उसमें क्या होता है जनरली कुछ ऐसे एरियाज में जो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए लेकिन सॉइल उसको नहीं दे पा रही है, तो उनको क्या करना पड़ता है, बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। अलग अलग तरीके से कंज्यूम करते हैं। जैसे इंसेक्टिवोर प्लांट्स के अंदर में अगर हम नाम की बात करेंगे तो एक निपेंथिस नाम का एक प्लांट है जो आपने देखा होगा। पिचर प्लांट, पिचर जो प्लांट है ये भी ऐसे ही करता है। ऐसी अगर हम देखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी ऐसे ही करता है। वाटर फ्ली ट्रैप, वाटर फ्ली ट्रैप ये भी ऐसे ही करता है। ड्रॉसेरा, संड्यू, डियोनिया, बटलर वोट, बटलर वोट, तो ये सभी हमारे इंसेक्टिवोर प्लांट्स हैं। याद रखिएगा, प्लांट्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोग अपनी स्मेल से अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग अपने अंदर से कोई केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ लोग कुछ इंसेक्ट जो जो प्लांट्स होते हैं वो यानी अपनी शेप की तरह वजह से उसको अट्रैक्ट कर पाते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद एकदम से उसको ट्रैप कर लेता है, उसको फिर जाने नहीं देता, और धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर में कंज्यूम होता रहता है। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, सम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर इंसेक्टिवोर्स क्यों होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, यानी सॉइल के अंदर में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए उनको कहीं ना कहीं से दूसरे सोर्सेज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। कुछ डिपेंडेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज पे, जैसे कि एजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, ये सब के ऊपर में, और कुछ डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं इंसेक्ट से। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज बी, आंसर इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया 2010 में, तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, और ये जैसे पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, संडियो हो गया, डियोना हो गया, बटलर वोट हो गया, वाटर फ्ली ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे के सारे जो हमारे इंसेक्टिवोर्स प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। न्यूट्रिएंट पुअर होता है इसके अंदर में, इस वजह से नाइट्रोजन ये बाहर से अरेंज करते हैं। ज़्यादातर ये प्लांट दलदलीय क्षेत्र जो होते हैं, हमारे जो वेटलैंड्स होते हैं, मार्शेस और बॉक्स में ये आपको मिलेगा। एंड दे कंज्यूम दिस एंड दे डाइजेस्ट इट, एंड देन धीरे धीरे क्या करते हैं, वो इसको कंज्यूम और एब्जॉर्ब भी करने लग जाते हैं। प्लांट स्टिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी ऐसा नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। प्लांट को और भी चीज खाने के लिए चाहिए, और भी उसके ग्रोथ के लिए चाहिए, तो बाकी तो वो फोटोसिंथेसिस कर ही रहा है, बट इसके साथ साथ ये नाइट्रोजन जिसको कमी होती है वो इंसेक्ट भी खाता है। इसको हम बोलेंगे इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पेस्टिसाइड विच इज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसपे क्लोरीन और हाइड्रोकार्बन दो तीन चीजें मिली हुई है। क्लोरीन मिला हुआ है, हाइड्रोजन मिला हुआ है, और कार्बन मिला हुआ है। स्प्रेड ऑन ए फूड क्रॉप के ऊपर में, फूड क्रॉप के ऊपर में यहाँ पे स्प्रे किया जाता है, और द फूड चेन इज
फूड क्रॉप है, फूड क्रॉप को रैट खाता है, रैट को स्नेक खाता है, स्नेक को हॉक खा लेता है, फाइनली हॉक जो है उसको खा लेता है। इन दिस फूड चेन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, यानी अब आप जानते हैं फूड क्रॉप में पेस्टिसाइड जाएगा जो कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, फिर ये रेट के अंदर जाएगा, फिर स्नेक के अंदर, फिर हॉक के अंदर में, वुड ऑक्यूमुलेट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में जिसे नॉन एज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन तो होता क्या है, जब भी कोई पर्टिकुलर एनिमल, जैसे हम यही एक एग्जांपल के जो फॉर्म में ले लेते हैं, क्रॉप रैट खा रहा है, रैट को स्नेक खाता है, और स्नेक को फाइनली हॉक जो बड़े गिद्ध जैसा होता है वो, ठीक है, ये खा लेता है। अब आप सोचिए ये रैट जो है ये पूरी लाइफ में क्या एक ही क्रॉप खाएगा? डेफिनेटली नॉट। तो क्रॉप के अंदर में यहाँ पे ये जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये पहुंच चुके हैं। तो अब क्रॉप को जब ये मल्टीपल टाइम्स पूरी लाइफ खाएगा तो रैट के अंदर में इसका परसेंटेज जो है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। ऐसे ही एक स्नेक पूरी लाइफ में एक ही रैट तो नहीं खाएगा, डेफिनेटली ये भी मल्टीपल खाएगा। तो जब डेटा देखा जाता है तो लगभग इसका 10% ये इसमें भी चला जाता है। और स्नेक को जब हॉक खाएगा तो हॉक भी अपनी लाइफ में बहुत सारे स्नेक, बहुत सारे लिजर्ड्स ये सब खाएगा, तो इसके अंदर में भी ये कॉन्सेंट्रेशन और 10 टाइम्स बढ़ जाती है। यानी अगर हम यहाँ से क्रॉप से कंपेयर करें तो लगभग 1000 गुना कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर में बढ़ चुकी है, एंड दिस इज नॉन एज बायोमैग्निफिकेशन। इज दैट क्लियर? तो इन चारों में से आपका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा? हॉक। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप बायोमैग्निफिकेशन जानते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। एक और टर्म आप जनरली सुनेंगे, बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है नॉन लिविंग से लिविंग जाना, यानी जब क्रॉप्स में बाहर से एनवायरमेंट से जब इसमें क्या होगा, क्रॉप के अंदर में, क्रॉप क्योंकि प्लांट है, इसके अंदर क्या होगा, दिस इज नॉन एज बायो एक्यूमुलेशन। तो एनवायरमेंट से जब नॉन लिविंग में जाता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द फूड चेन, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ द फूड चेन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द फूड चेन, जब ये प्रोसेस होगा दिस इज नॉन एज बायो एक्यूमुलेशन। और जब ये बार बार लिविंग टू लिविंग जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। और बायोमैग्निफिकेशन में आप देख पा रहे हैं हॉक में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, तो डी आंसर इज करेक्ट। पढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन। या अगर आपको याद है जो पिछले क्वेश्चन हमने किए थे पिछले साल के, उसमें भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हर साल पहले क्या होता था, एक ही टॉपिक बार बार रिपीट करके बस उसका फॉर्म चेंज कर देते थे, एक ही जैसे क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं। अब आप देख ही चुके होंगे, जो हम पिछले जो भी कुछ साल के क्वेश्चन पेपर किए हैं हमने, उसमें देखा होगा आपने सेम टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर इन टॉपिक्स पे भी अगर अच्छी कमांड हो जाए तो डेफिनेटली हम कोई भी क्वेश्चन उसमें हमारा छूटेगा नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दैट इज ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपरली दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ ये ट्रॉपिकल रीजन में नहीं मिलेगा, ये आपको टेम्परेट रीजन में भी मिलेगा, और कुछ रीजन में आप देखेंगे कि थोड़ा आप सब पोलर में भी इनको देख सकते हैं। डेफिनेटली सब पोलर में ना के बराबर होगा, बट उसमें भी है, टेम्परेट में भी काफी अच्छी क्वांटिटी में, और ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा, बट ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरिया होते हैं जिनका लगभग 70% से ज्यादा एरिया जो हैबिटाट है वो लॉस हो चुका है। सेकंड, उस पर्टिकुलर एरिया में एटलीस्ट 1500 स्पीशीज वेस्कुलर प्लांट्स की होनी चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट जो है उसको केयर करने के लिए वहां पे पैसा लगाएगी, अदरवाइज वो नहीं लगाएगी। अगर 1500 का क्राइटेरिया आपको नहीं पता है तो 0.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स वेस्कुलर प्लांट्स, यानी एक ऐसा एरिया जो पहले बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बायोडाइवर्सिटी कम हो गई, और आज ये कंडीशन है कि 70% से भी ज़्यादा इसका डाइवर्सिटी जो है वो कम हो गया, हैबिटाट लॉस हो गया। अगर उसमें कुछ बचा ही नहीं है तो क्यों गवर्नमेंट खर्च करेगी? तो उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज होने चाहिए एंडेमिक,
जो सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया में, तभी गवर्नमेंट उसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेगी, अदरवाइज बंजर जमीन में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया जाता है। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया एक साथ अगर सेटिस्फाई होते हैं, देन वी कैन डिक्लेयर इट एज ए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो दोनों ही स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत ठीक नहीं है। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन दिस, डेफिनेटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ये और दूसरे रीजन में भी मिल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, मेनी हॉटस्पॉट्स आर इन ट्रॉपिकल, अमेजोन फॉरेस्ट है, ठीक है, सुंडा लैंड है, टेम्परेट में भी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन में भी है, हिमालयाज के रीजन में भी है, तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि दूसरे रीजन में है। सेकेंड स्टेटमेंट जो बोलता है कि 4 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, और ये अगर देखेंगे तो ये हमारा है, पूरा हिमालय हमें लेना है। नेक्स्ट इज इंडो बर्मा। ओके, इंडो बर्मा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये इंडिया है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, दिस इज इंडो बर्मा एरिया, दिस इज हिमालयन एरिया। और अगर हम यहाँ पे अगर इसको पूरा, ये थोड़ा मैं अभी रफ में डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, तो ये वाला जो वेस्टर्न घाट है ये भी हमारा है, ठीक है। तो और एक हमारा ये निकोबार वाला जो पार्ट है, स्पेशली अंडमान निकोबार में, वो एक सुंडा लैंड, वो सुंडा लैंड का पार्ट है, ये हमारा इंडो बर्मा का पार्ट है। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर में ऐसे आज के टाइम पे 34+1, क्योंकि 1 अभी डिस्प्यूटेड है, अभी हो सकता है उसको डिक्लेयर किया जाए, तो टोटल 34+1 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से 4 इंडिया के रीजन में भी आते हैं, दूसरी कंट्री भी डेफिनेटली इससे लिंक्ड है। यहाँ पे हिमालयाज है और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, तो ये 4 हमारे पास इंडिया के अंदर में। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय इन्होंने सेपरेट किया, दैट इज नॉट करेक्ट। वेस्टर्न घाट करेक्ट था इसमें, अंडमान निकोबार ये भी करेक्ट था, लेकिन हम अगर देखेंगे तो सिर्फ सुंडा लैंड वाला पार्ट निकोबार में है इसके अंदर में, तो निकोबार है, पूरा अंडमान आइलैंड नहीं है, इसको आप याद रखना है। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो इसका जो आंसर होगा, नाइदर 1 एंड नाइदर 2, डी इज करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। Fourth question, consider the following statement. The Texas tree is found only in the Himalayas. Okay. सॉरी, ओनली नहीं है, तो ओनली जब स्टेटमेंट हो जाता है तो एब्सर्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आपको ध्यान देना है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। क्या हिमालय में मिलता है? यस, हिमालय में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर में, द टेक्सास ट्री इज लिस्टेड इन द रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में क्या मेंशन है? डेफिनेटली इसके रेड लिस्ट के अंदर में अभी ये मेंशन किया गया है कुछ ही टाइम पहले। A drug called Taxol is obtained by Texas tree and efficient against the पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो डेफिनेटली ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट इज एंड सेकंड बोथ आर एक्चुअली करेक्ट, सो बी इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देख लेते हैं, टेक्सास ट्री हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और ये हमारा जो होता है हिमालय का नेटिव भी है, इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान के अंदर भी, लेकिन ये हमें देखने को मिलेगा नेचुरली। वहीं पे अगर हम ये देखें, डेफिनेटली इसको कुछ टाइम पहले IUCN, यानी जब ये पेपर आया 2010 में, उससे कुछ टाइम पहले ही इसको रेड लिस्ट के अंदर में डाला गया था। आप जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ये जो है ये एक रेड लिस्ट निकालता है, और रेड लिस्ट के अंदर में टोटल 9 कैटेगरीज होती है। 9 कैटेगरीज के अंदर में एक है एक्सटिंक्ट, जो स्पीशीज पूरी खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड जो अभी खत्म होने वाली है, खत्म हो सकती है बहुत जल्दी। फिर हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, डेटा डेफिसिट, और ये हमारे पास नॉट इवैल्यूएटेड, इस तरह की जो कैटेगरीज होती है। लेकिन अगर हम फिर थर्ड स्टेटमेंट देखें, पार्किंसन डिजीज, डेफिनेटली ये उसके लिए नहीं है। टेक्सोल को एंटी कैंसर ड्रग इसको हम मान सकते हैं। ओके, इसको ट्रीटिंग ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के लिए भी इसको यूज किया जाता है, लेकिन पार्किंसन के लिए ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। डोपामीन रिलेटेड ड्रग्स जैसे लीवो डोपा, इस तरह की चीजें हम जनरली यूज करते हैं, हम टेक्सोल जैसी चीजें अब या इसमें नहीं लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत टिपिकल, ये तो डॉक्टर्स ही जानते होंगे, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो सिर्फ डॉक्टर्स को पता है, ये कुछ ना कुछ उस टाइम पे करंट अफेयर में आपको मिलेगा, क्योंकि जब ये लिस्ट में रहा होगा टेक्सास ट्री, तो उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स आई होंगी न्यूज़पेपर के अंदर में कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन वहां पे पूछा जा रहा है। तो आंसर इसका सिंपल हो जाएगा बी, फोर्थ का बी आंसर इज करेक्ट। बढ़ते फिफ्थ आंसर की तरफ में, किंग कोबरा इज द ओनली या डकना स्नेक दैट मेक्स इट ऑन रेस्ट, नेस्ट बनाता है, अपना खुद का घोंसला बनाता है। व्हाई डज इट मेक इट नेस्ट क्यों बना रहा है?
अब यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, किंग कोबरा को ही क्यों पूछा गया, दूसरे स्नेक भी तो है। अब किंग कोबरा जो है इंडिया में, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब बहुत सारे इतने सारे ट्रेट है, और पाइथन टाइप के जो हमारे पास स्नेक है वो क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूजा भी होती है कोबरा की, ठीक है, अगर आप शिव जी के मंदिर में और यहाँ पे अगर देखेंगे, और प्लस में इसको बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा फेमस ये है, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नेक भी है, तो डेफिनेटली ऐसे स्नेक का पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इकोलॉजी में हम डेफिनेटली इसको करते भी हैं, तो इस वजह से ये आपको ईजी हो जाएगा। किंग कोबरा किस टाइप का एनिमल है वो देखा गया, इट इज़ अ स्नेक ईटर, नेस्ट हेल्प अट्रैक्ट अदर स्नेक्स, डेफिनेटली अट्रैक्शन के लिए तो वो नहीं बनाएगा, ऐसा तो बहुत ज़रूरी नहीं। वीवीपेरस स्नेक है, नीड ए नेस्ट टू गिव बर्थ टू इट्स ऑफस्प्रिंग, यानी वीवीपेरस होता है तो डायरेक्टली बर्थ देता है, जैसे ह्यूमंस हो गया। ओवीपेरस होता है जो पहले एग की फॉर्म में देता है, उसके बाद इसको करता है, तो ये ओवीपेरस है। ओवीपेरस है तो पहले एग देगा, तो ले करने के लिए नेस्ट की जरूरत पड़ेगी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो दूसरों से इसको बचा सके, तो सी स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। इट इज लार्ज कोल्ड ब्लडेड, डेफिनेटली नॉट, ये कोल्ड ब्लडेड मतलब हो सकता है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है नेस्ट बनाने का, एंड आई नीड अ नेस्ट टू हाइबरनेट, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये करेक्ट नहीं है, सो सी इज एक्चुअली करेक्ट, जैसे कि मैंने अभी रीजन आपको बताया, तो फिफ्थ का सी करेक्ट होगा। ये इस तरीके से यहाँ पे एग्स ले करता है, और प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ ये इसी टाइम पे यहाँ पे घूमता रहता है, ताकि कोई इस पे अटैक ना करे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, विच बैक्टीरियल स्ट्रेन डेवलप्ड from natural isolates by genetic manipulation can be used for treating oil spill. Okay, डेफिनेटली ऑयल स्पिल की जो प्रॉब्लम है आज की प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके जो ऑयल जो एक्सट्रैक्शन प्लांट्स वहाँ पे लगे हुए हैं। दूसरा है जो हमारे कंटेनर्स जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, कई बार उसके अंदर ऑयल भी जाता है, तो वहाँ से भी ये स्पिल हो जाता है। तीसरा रीज़न है जो हमारे जो शिप वगैरह उसमें मूव करते हैं उनके अंदर भी लीकेज हो जाता है, प्लस में वो इतने बड़े लेवल पे जब ये ऑयल यूज़ करते हैं तो वो भी पानी में जाएगा, तो डेफिनेटली स्मॉक के थ्रू भी पानी में जाएगा, कंटेनर जब लीकेज हो जाता है तब भी, और ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज तो डेफिनेटली होती ही हैं, और वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा कई बार लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लेकिन पूछा गया कि कौन सा बैक्टीरियल स्ट्रेन को यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। सुडोमोनास कैटेगरी जो बैक्टीरियाज की होती है वो सबसे बेस्ट होती है। सुडोमोनास पुतीदा जो कैटेगरी है ये एक बायो रेमेडिएशन है ऑयल स्पिल के लिए। बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है जब हम बैक्टीरियाज वगैरह को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ये डिकम्पोज कर देगा हाइड्रोकार्बन्स को। सारे ऐसा नहीं कर सकते, सब हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज नहीं कर सकते, स्पेशली सूडोमोनास ऐसा कर सकता है, और कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल भी होता है। सुडोमोनास जो पुतीदा है ये एक तरह का आप बोल सकते हैं सुपर बग भी है। बग ऐसी चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा रिजिड टाइप की होती है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, इसलिए उसको सुपर बग का नाम दिया जाता है। बहुत ही ज्यादा एक तरीके से रिजिड टाइप का हो जाएगा, और इसमें एनवायरनमेंट का ज्यादा प्रॉब्लम इसको नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप को एक तरीके से अडेप्ट कर चुका है जेनेटिकली मॉडिफाई होने की वजह से। सो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने अभी इसे में बताया आपको, एग्रोबैक्टीरियम की तरह में इसको यूज़ किया जाता है। जीन्स को, यानी एक तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के जीन्स को कई बार हम डाल देते हैं बैक्टीरिया के अंदर में। बैक्टीरिया के जीन को भी प्लांट में डाला जा सकता है, ये आप दोनों के दोनों आप एग्जाम्पल देखेंगे। बायोलॉजी में एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था साइंस के अंदर में कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्लांट के जीन एनिमल में और एनिमल के जीन प्लांट में, बैक्टीरिया के प्लांट में और बैक्टीरिया के एनिमल में। डेफिनेटली आज के टाइम पे कुछ भी पॉसिबल है, ये सारी चीजें हो चुकी है। जैसे बीटी कॉटन आपने सुना होगा, बैक्टीरियस थ्यूरेंजिनसिस कॉटन, बीटी कॉटन क्या है, एक प्लांट है, और इस प्लांट के अंदर में एक बैक्टीरिया का जीन है दैट इज बैक्टीरियस थ्यूरेंजिनसिस। बैक्टीरियस थ्यूरेंजिनसिस ये एक बैक्टीरिया है जिसके स्ट्रेन, जिसके जो आप बोल सकते हैं कि डीएनए इसके अंदर में डाला गया कॉटन के अंदर, तभी इसको बीटी कॉटन बोलते हैं। ओके, तो ऐसे ही जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर में एक होता है कॉम्प्लेक्स डीएनए और एक होता है सिंपल डीएनए। सिंपल डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ओके, तो इसके प्लाज्मिड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द डी, सूडोमोनास। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में।
दैट इज द इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ यूज्ड फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प्स। जो फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प कौन से होते हैं? नॉर्मल जो पहले आप देखते होंगे बल्ब जो होते हैं मरकरी वाले, इस तरह के जो बल्ब होते थे, इसके अंदर भी मरकरी का फिलामेंट होता था, टंगस्टन का फिलामेंट होता था, अंदर भी मरकरी यूज की जाती है इसके अंदर में। सो फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प्स जो होते हैं, आपने एक अगर आपने हेलोजन लाइट भी सुना होगा, उसके अंदर भी यूज किया जाता है। तो इसको पूछा जा रहा है कि इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल, जो गलत तरीके से इसको हम डिस्पोज करते हैं एनवायरमेंट में, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? वाई इज मर्करी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज लैम्प्स? ऐसा क्यों यूज किया जाता है? डेफिनेटली अगर हम देखेंगे इसके अंदर में, तो फर्स्ट अगर स्टेटमेंट इसको हम पढ़े, तो मर्करी कोटिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द लैम्प मेक द लाइट ब्राइटर वाइट। डेफिनेटली नॉट, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी को नहीं यूज किया जाता। व्हेन द लैम्प इज स्विच्ड ऑन, द मर्करी इन द लैम्प कॉजेज द एमिशन ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ओके, तो डेफिनेटली ये इसका स्टेटमेंट जो है कंपैरेटिवली ये उसमें उससे कंपैरेटिवली सही है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लैम्प इज स्विच्ड ऑन, इट इज द मर्करी विच कन्वर्ट द अल्ट्रा वायलेट इनटू विजिबल लाइट। अल्ट्रा वायलेट इंटू विजिबल लाइट। अब इसके अंदर में मेनली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, उसी से बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से लाइट यहाँ पे मिल सकती है, तो आपको अलग से इसमें कोई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम इसके आंसर में देखेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट। व्हेन द लैम्प इज स्विच्ड ऑन, द मर्करी कॉजेज एमिशन ऑफ द अल्ट्रा वायलेट लाइट, और फ्लोरेसेंट लैम्प कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ द मर्करी वेपर इनसाइड दिस, और अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही हमें लाइट मिल जाती है। फिर ये उसके बाद में जो निकलने के बाद में जो फोस्फोर का कोटिंग होता है, उस पे लाइट डालता है, और वहां से फिर जो होती है ये विजिबल लाइट में होती है। डायरेक्टली ये ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो सेकंड आंसर, दैट इज बी, 7 का बी करेक्ट होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, 8th क्वेश्चन। ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन, some region may be contributing to global warming. To what possible reason is this attributable? क्या रीज़न हो सकते हैं? एक्सटेंसिव राइस जो ग्रो करते हैं, उसमें जो मीथेन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इसमें मीथेन एक बहुत बड़ा रोल होता है। फर्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट। द एनारोबिक, एनारोबिक मतलब होता है हमारे विदाउट ऑक्सीजन या वेरी लेस ऑक्सीजन के साथ में जब रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है। Anaerobic condition associated with rice cultivation causes the emission of the methane, that is correct। जितने भी राइस पैडी क्रॉप्स होते हैं, जनरली पैडी का मतलब होता है बहुत लार्ज स्केल में ग्रो करने वाले, उसमें से राइस एक एग्जांपल है। तो पैडी क्रॉप्स के अंदर में जो राइस होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये मीथेन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये दलदलीय क्षेत्र के अंदर में होता है। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा काम करते हैं उस टाइम पे, और मीथेन बहुत ज़्यादा बनता है। Second statement है, when nitrogen based fertilizers are used, nitrous oxide is emitted from the cultivated soil। Definitely ये भी correct है। NO2 जैसे, NO2 माइनस, NO3 माइनस जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड्स जो है, ये भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं। जब हम राइस पैडी क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं, तब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सो बोथ आर करेक्ट। जैसा मैंने बताया आपको, ये फ्लडेड अगर होगा तो एनारोबिक कंडीशन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक से एंटर ही नहीं कर पाएगा हमारे वाटर के अंदर में। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉइल के अंदर में एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी। मैथनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। सेम ऐसी अगर हम बात करें N2O की, तो एमिशन ऑफ फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जो होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो यूरिया अमोनिया इसीलिए डाला जाता है ताकि नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाए, और वो जैसे मैंने बताया नाइट्रस ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। और एक ये तरह का ग्रीन हाउस गैस भी है, और आप जानते हैं लगभग 295 टाइम्स ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिवली हार्मफुल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 10 या 100 साल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पैक्ट करता है, तो जो मीथेन होगा वो 100 साल में, उसी 100 साल में उतनी क्वांटिटी का जो, अगर जितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया उतनी क्वांटिटी का CH4 लेंगे, तो वो 295 टाइम्स ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, या फिर 300 टाइम लगभग ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो इसका आंसर जो होगा, दैट इज द सी आंसर इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, 9th क्वेश्चन की तरफ में। सो कंसिडर द फॉलोइंग विच कैन बी फाउंड इन द एम्बियंट एटमॉस्फेयर। एम्बियंट एटमॉस्फेयर मतलब हमारा जो इमीडिएट एटमॉस्फेयर जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, और जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर में प्रेजेंट होता है।
तो सिंपल सा पूछा गया सूट इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है। सूट का मतलब होता है जब कोई चीज़ यूज़ हो जाती है उसके बाद जो रेमिनेंट्स होते हैं, बचे हुए पीसीस होते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का आपने सुना होगा बुरादा होता है, ठीक है। सीमेंट है, उसको यूज़ करने के बाद भी पार्टिकल्स निकलते हैं, एस्बेस्टस के पार्टिकल्स निकलते हैं। कुछ छोटे लेवल पे अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन के पार्टिकल्स भी होते हैं, और कुछ लेवल पे देखेंगे आर्सेनिक है, कोबाल्ट है, और इस तरह के सोडियम है, ये चीज़ें भी कई बार इसमें से निकलती हैं। तो डेफिनेटली एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होने के चांसेस इसके अंदर में बढ़ जाते हैं। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है हमारे, और वाटर वेपर ऑब्वियसली ये प्रेजेंट होता है। तो तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हमारे लग रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट जो है, तीनों जो एग्जाम्पल है वो करेक्ट है। एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में तीनों चीज़ें हमें मिलती है। यहाँ पे एक बार और चीज़ बता दें कि SF6 जो है उसका कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिवली जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये आप 22600 यानी 22,600 टाइम्स हार्मफुल है ये कार्बन डाइऑक्साइड से। ये आपको थोड़ा पता रहना चाहिए। सो नाइन्थ का डी आंसर इज करेक्ट। तो सूट का मतलब होता है वही, जैसे मैंने बताया, जो रेमिनेंट्स हमारे बच जाते हैं। जैसे अगर फ्यूल आपने बर्न किया तो उसका बचा हुआ जो फ्यूल है जो बर्न नहीं हो पाया पूरी तरीके से, दैट विल फॉर्म द बर्निंग कार्बन। सो ब्लैक कार्बन इसके अंदर में बनता है, बायोमास, वाइल्ड फायर और इन सब चीज़ों से ये एमिशन होता है। ये सनलाइट और हीट को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस में जो हमारा आप तो जानते होंगे कि जो हमारा आइस होता है या फिर परमाफ्लोर्स होते हैं, यानी आइस से भरे हुए जो ग्लेशियर्स और ये सारे रीजन्स होते हैं, इनका जो एल्बिडो होता है लगभग 90% होता है। एल्बिडो का मतलब है कि जो सनलाइट आएगी वो 90% तक वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग, ब्लैक कार्बन की कोटिंग, ब्लैक कार्बन का क्या मतलब है, जो अनकम्बस्ड कार्बन है, जो फोसिल और इन सब से निकले हैं, अगर वो कोटिंग हो जाएगी तो अब ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, और ज़्यादा अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे ग्लेशियर्स उतने ही फास्ट रेट से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, जैसा मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के अंदर में इसको यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा, और इसका जो पोटेंशियल है, जैसा कि मैंने बताया, रफली ये 22,000 से लेकर लगभग आप देखेंगे 24,000 तक का इसका पोटेंशियल है 100 सालों के अंदर में, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। हाँ, उतना एक तरीके से खतरनाक नहीं है, बट ये भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करता है। आप हुमस देखते होंगे, कई बार जो मॉइस्चर हमारे ह्यूमिडिटी हो जाता है तो उसमें भी कई बार आपको गर्मी लगती है, तो क्योंकि वो कैप्चर करके रखता है। हाइयर टेम्परेचर लीड टू मोर इवेपोरेशन, इंक्रीजिंग वाटर वेपर्स विच एम्प्लीफाइज वार्मिंग पोटेंशियल, और पॉजिटिव फीडबैक लूप इसके अंदर में बन जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द डी। नाइन्थ का डी आंसर इज करेक्ट। बढ़ते 10th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द पॉसिबल लिमिटेशंस ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द ग्लोबल वार्मिंग एट प्रेजेंट एंड इन द इमीडिएट फ्यूचर? क्या प्रॉब्लम्स अभी झेलनी पड़ रही हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम मिटिगेट यानी इम्पैक्ट को कम नहीं कर पा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, और इमीडिएट इसका फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर में रोशनी डालिए। यानी अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज आर नॉट सफिशिएंट अवेलेबल। इंडिया के अंदर में प्रॉपर टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं है, करेक्ट लगता है। इंडिया कैन नॉट इन्वेस्ट ह्यूज फंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डेफिनेटली ऐसा बोल देना ही गलत है कि हम इसको फंड को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि बोलना तो ये भी गलत है कि ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसों से नहीं आती। टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारी चीज़ें, आपको अच्छे रिलेशन चाहिए दूसरी कंट्रीज से टेक्नोलॉजी पेटेंट राइट लेने के लिए, या फिर अपनी कंट्री के अंदर भी पेटेंट राइट जनरेट होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इसमें कंपैरेटिवली जो है, अगर हम इसको देखेंगे तो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं तो ये सच्चाई भी है, नॉट R&D के अंदर में नहीं कर पा रहे। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव ऑलरेडी सेट अप देयर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। यानी ये सिर्फ रीज़न नहीं है कि उन कंट्रीज ने हमारी इंडिया के अंदर में इंडस्ट्रीज डाली, नो डाउट ऐसा भी होता है, लेकिन क्या ये मिटिगेशन करने में हमें प्रॉब्लम कर रहा है? क्या हमने ज़बरदस्ती उनको बुलाया है? क्या वो ज़बरदस्ती इंडिया के में अंदर एंटर करके, अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी इंडिया में चल रही है? तो यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव ऑलरेडी सेट अप देयर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, अब तो वो इंडिया हो गई है।
अगर इंडिया के अंदर कंपनी है तो हमने बुलाई है, हमारी प्रेजेंस में हो रहा है, तो वो बाहर को हम ब्लेम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय द लेजिस्लेशन। तो जो नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज है लेजिस्लेशन से डिसाइड होती है। डेफिनेटली इसमें सच्चाई है, आप जानते होंगे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लीड करते हैं, इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अंदर में टोटल 47 मेंबर्स होते हैं, और एक टाइम लिमिट के बाद में वो रिटायर हो जाते हैं, फिर उसको फिर चेंज करते हैं। इसके अंदर में टोटल अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं इसके अंदर में, यानी कि एक तो प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होंगे, बहुत सारे सेक्रेटरीज होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। अगर हम बात करें तो इसके अंदर में जो आर्मी चीफ होते हैं वो भी इसके अंदर में इन्वॉल्व होंगे, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होंगे वो भी इसके अंदर में इन्वॉल्व होंगे। तो टोटल मिला के 47 मेंबर का कोरम होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टेप लेने के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली बाउंड्रीज डिसाइड की जा सकती है, अगर ये सारे डिसीजन एक ही फेवर में लेते हैं तो। सेकंड देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर्ड टू कंजर्व अ फ्यू स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। डेफिनेटली यहाँ पे अ फ्यू स्पीशीज जो वर्ड यूज किया है, फ्यू का मतलब बहुत ही कम पर्टिकुलर स्पीशीज पे फोकस है, ऐसा नहीं होता। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ही है कि जहाँ पे एक ऐसा एरिया जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर आके मिल रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये पूरा का पूरा एरिया प्रोटेक्टेड है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर स्पीशीज पे यहाँ पे फोकस नहीं है। वो दरअसल अगर होता है तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर में पर्टिकुलर पे फोकस होता है, बट रिजर्व के अंदर में कोई पर्टिकुलर फोकस नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। डेफिनेटली पूरा अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर एनिमल को बचाना है हमें, किसी रीजन की वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उनको मेंटेन करने के लिए अगर हम बाहर से इंटरफेरेंस अलाउ कर देंगे, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस या दूसरे एनिमल का इंटरफेरेंस अगर अलाउ कर देंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एटलीस्ट हम इसको नहीं करेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। सो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो जैसा मैंने वही बताया, लेजिस्लेशन के द्वारा ये बाउंड्री फिक्स की जाती है। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी काम करेगा, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी काम करेगा, और द बाउंड्रीज आर क्लियरली डिफाइंड बाय द लॉ। नो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे ग्रेजिंग, हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, इसमें कुछ भी अलाउ नहीं होगा। किसी भी अगर हम नेशनल पार्क में देखें तो 3 जोन होते हैं, एक होता है हमारे पास कोर जोन, एक होता है हमारे पास बफर जोन, और एक होता है हमारे पास ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में फिर भी कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती है, बफर जोन में सिर्फ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही अलाउड है, और कोर में कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। तो ये ज़्यादातर ये एक्टिविटी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो प्रोहिबिटेड होती है, क्योंकि हमें सारे एनिमल्स, और ये याद रखिएगा, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक जो बेसिक अगर डिफरेंस अगर हम देखना चाहें तो नेशनल पार्क में ऑल स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पर्टिकुलर स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर्ड टू कंजर्व ए फ्यू स्पीसीज। डेफिनेटली ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया कोर, बफर, ट्रांजिशन होते हैं इसके अंदर में, और पूरे पूरे एरिया को यहाँ पे रिजर्व किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज पे फोकस होगा। तो इसका जो आंसर होगा 11th का सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 12th क्वेश्चन, इंडिया इज अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन आप जानते होंगे, रामसर एक जगह का नाम है, सिटी का नाम है ईरान के अंदर में, जो कि 1971 में एक मीटिंग हुआ था वेटलैंड्स को लेके, वेटलैंड्स को लेके, और उसी को हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, ईरान 1971, एंड हैज डिक्लेयर्ड मैनी एरियाज ए रामसर साइट। करेक्ट स्टेटमेंट है। Which of the following statement best describe as to how we should maintain these sites in the context of this convention? किस तरीके से इसको ये कंजर्व करने की बात कर रहे हैं? तो कीप ऑल दी साइट्स कंप्लीटली इनएक्सेसिबल टू दी मैन। डेफिनेटली पूरा अगर ह्यूमन तो डेफिनेटली इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं। हाँ, एक यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन में जो एक तरीके से डिफरेंस है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली वेटलैंड का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड बनता है, वहाँ पे इसको एक कॉन्क्रीट हमें मिल सकती है, बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पे मिल सकता है, और वहाँ पे बहुत सारी फिशिंग की जा सकती है।
और उस पर्टिकुलर एरिया को फिल्टर पानी पानी फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम डेफिनेटली उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते, लेकिन एक्सप्लोर तो कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, कीप ऑल साइट्स कंप्लीटली इनएक्सेसिबल, उसमें मैन एंटर ही ना कर पाए, दे विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। ओके, सो दैट दे विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, डेफिनेटली वो तो ठीक है। लेकिन क्या ह्यूमन को बिल्कुल ही मना कर दोगे? डेफिनेटली वो स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सर्ड हो जाता है, रॉन्ग हो जाएगा। कंजर्व ऑल साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ओनली। टूरिज्म और रिक्रिएशन को आप अलाउ करेंगे और बाकी जो इकोसिस्टम अप्रोच है उसको एक तरीके से कंजर्व कर देंगे। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंजर्व ऑल साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच फॉर ए पीरियड विदाउट एनी एक्सप्लॉइटेशन विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर ईच साइट एंड देन अलाउ सस्टेनेबल यूज। पहले उसको कंजर्व करेंगे फिर सस्टेनेबल यूज। कंजर्व ऑल दी साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलाउ देयर साइमल्टेनियस एंड सस्टेनेबल यूज। डेफिनेटली चारों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अपने आप में सही होती है, लेकिन मेन चीज है ऐसे क्वेश्चन के अंदर में आपको जाना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच अगर हम देखेंगे तो ऐसी चीज देखनी है जिसके अंदर में जनरलाइजेशन किया हो। डी जनरलाइज्ड है, सारी साइट्स को हमें कंजर्व करना है एंड अलाउ देयर साइमल्टेनियस डेफिनेटली एंड सस्टेनेबल यूज। ऐसा नहीं कि उसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शंस हैं डेफिनेटली, उतनी ज़्यादा नहीं है जितना इसमें स्टेटमेंट्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो 12th का डी जो आंसर होगा, दिस इज एक्चुअली करेक्ट। बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ में। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर में कि ये कौन से एरिया में क्या चीज़ हमें मिलेगा। तो प्रोटेक्टेड एरिया में वो किसके लिए फेमस है या फिर उसका उसमें क्या आपको इजीली दिखाई दे जाएगा। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो भीतरकनिका जो उड़ीसा के अंदर में नेशनल पार्क है, मैंग्रोव्स वगैरह जहाँ पे मिलते हैं, उन्हीं मैंग्रोव्स की झाड़ियों के अंदर में रहते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो ये स्टेटमेंट तो सिंपल है, भीतरकनिका, दिस इज करेक्ट। डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलती है। ये जो बर्ड होती है ये राजस्थान से एडजेसेंट पाकिस्तान वाले रीजन में एंटर करते हैं। तो इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसका नाम जो है ये इंडिया होने की वजह से पाकिस्तान इसको कई बार मार देते हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक्सप्लॉइटेड है बर्ड, और इसकी पॉपुलेशन 50 से 55 ही रह गई है इंडिया के अंदर में, यानी ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। और इसका मेन रीज़न रहा, जो एक रीज़न है, वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ पाकिस्तान, और दूसरा रीज़न है यहाँ पे जो हैबिटाट लॉस हो रहा है राजस्थान के अंदर में, डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो सेकेंड रीज़न की वजह से ये न्यूज़ में रहता है, तो आप जानते होंगे। और भीतरकनिका जो साइक्लोन्स वगैरह की वजह से न्यूज़ में रहता है, इस वजह से ये न्यूज़ आती रहती है, तो वो भी आपके देखा होगा। थर्ड, इराविकुलम केरला के अंदर में हुट्टू गिबन की वजह से फेमस है, डेफिनेटली नॉट। ओके, ये हमें अलग मिलेंगे और ये एक अलग रीजन है। थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा इसमें रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर एक्चुअली करेक्ट। देख लेते हैं, भीतरकनिका जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, और अगर आप देखेंगे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट है जो भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मैंने बताया आपको, और एस्टुरी यहाँ पे जो बन रही है, वो एक बहुत बड़ा हैबिटाट बन जाता है क्रोकोडाइल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, डेजर्ट जो नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे मिलती है, और इसको मैंने बताया आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। लेकिन इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर में देखेंगे, इट इज़ नॉट फेमस फॉर द नीलगिरी ताहिर, उसके लिए फेमस, सॉरी, इट इज़ फेमस फॉर द नीलगिरी ताहिर, लेकिन जो हुटक गिबन है उसके लिए फेमस नहीं है। तो डेफिनेटली ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम जो हमारी वेबसाइट्स है, जो स्पेशली जो WIINVIS.NIC.in के ऊपर में जो डेटा मिलता है, उसमें से आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते 14th क्वेश्चन की तरफ में। 14th क्वेश्चन बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, आज की जरूरत को पूरा करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर। ओके, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, ऐसा ना हो कि आप आपने यूज कर लिया और दूसरों के लिए बचाए ना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ना बचे। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये बोलता है, इन दिस पर्सपेक्टिव इनहेरेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंटरट्विन्ड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, किसके साथ ये फिक्स बैठता है?
क्या ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है? क्या ग्लोबलाइजेशन में ये चीज चल रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एक एस्पेक्ट हो सकता है, बट ये उससे मेन इंटरवीन नहीं कर रहा है। सोशल जस्टिस हो सकता है। सोशल जस्टिस आप कुछ हद तक बोल सकते हैं, लेकिन सोशल जस्टिस के अंदर में और एम्पावरमेंट के अंदर में एम्पावरमेंट वाला जो वर्ड है ये पूरा सूटेबल नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर में है क्या? क्या गवर्नमेंट को इंटरवीन करके कंपनीज को उठाना पड़ रहा है, उससे कोई रिलेशन है? डेफिनेटली नॉट। कैरिंग कैपेसिटी, यस, कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है। यानी हमारा जितना आज का रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। अगर हमारी पॉपुलेशन कम है और रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वो भी सही नहीं है, और अगर रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है वो भी सही नहीं है। ऐसा अगर आप जानते होंगे, कॉन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े अगर आप देखेंगे चाइना में एक बहुत बड़े थिंकर है, कॉन्फ्यूशियस के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। वो एक तरीके से बुद्धा है चाइना के। उन्होंने बोला था कि रिसोर्सेज और ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी इन्होंने दिया था, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, जिसमें इन्होंने बोला था कि अगर रिसोर्सेज अगर ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज अगर इलॉन मस्क के अगर बहुत बच्चे हैं, आज अगर कोई बहुत रिच पर्सन है और वो रिसोर्सेज गैदर कर सकता है, उसके पास कलेक्शन है, तो डेफिनेटली ज़्यादा बच्चे होना प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास रिसोर्सेज कम है और बच्चे ज़्यादा होंगे। तो पॉपुलेशन जो थ्योरीज है हमारी, उससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन इकोलॉजी का क्वेश्चन बनता है इसमें। तो डेफिनेटली जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, और मेनली बेसिकली अगर हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो ये तभी हो पाएगा जब आज के रिसोर्सेज उसके लिए, और जब फ्यूचर में रिसोर्सेज को हम बढ़ाने की यहाँ पे बातें करेंगे, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तभी जो आगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो इंक्रीज ही होना है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। रिसोर्स कैसे बढ़ेंगे? कैपेसिटी बिल्डिंग करके, क्योंकि आज की जो हमारी कैपेसिटी है उससे तो पॉपुलेशन कवर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज की जो रिसोर्स है उस हिसाब से पॉपुलेशन है। फ्यूचर में जो पॉपुलेशन होगी उसके रिसोर्सेज हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करके बढ़ाने पड़ेंगे। सो डी इज एक्चुअली करेक्ट, 14 का डी करेक्ट होगा। ओके, वही मैंने बताया, इसके अंदर फ्यूचर एस्पेक्ट हमने इसके अंदर देखना पड़ेगा। कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो पीपल है, ऑर्गेनिज्म, एक्टिविटीज, वो हमें एनवायरनमेंट सपोर्ट करने में हेल्प करे और डिप्लीटिंग रिसोर्सेज को एक तरीके से और इरिवर्सिबल डैमेज को रोकने में काम आए। तो कैरिंग कैपेसिटी इसका बेस्ट आंसर होगा नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए। बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ में। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट, यानी किस मीटिंग में, ये चारों मीटिंग दी हुई है, किस मीटिंग के अंदर में UNFCCC आया। मैं पिछले भी जितने भी सीरीज में क्वेश्चन किए हैं हमने, लास्ट ईयर क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूं कि सबसे पहला जो मीटिंग पूरे वर्ल्ड में होता है वो 1972 में होता है, जिसको बोला जाता है UNCHE, और ये होता है स्वीडन स्टॉकहोम के अंदर में, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट होती है मीटिंग 1992 में। 1992 की जो मीटिंग होती है वो रियो डी जेनेरियो इसके अंदर में होती है। और ये जो मीटिंग रियो डी जेनेरियो में है, यहाँ से हमारी दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक बाइंडिंग एग्रीमेंट निकल के आते हैं और एक निकल के आते हैं नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, सो बाइंडिंग एग्रीमेंट और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। बाइंडिंग एग्रीमेंट में UNFCCC बनाया जाता है, यहाँ पे CBD बनाया जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे UNCCD बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। वहीं पे अगर नॉन बाइंडिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात की जाती है Rio+20 की, यहाँ पे बात की जाती है एजेंडा 21 की, यहाँ पे बात की जाती है फॉरेस्ट प्रिंसिपल की। ये सभी आप लोग देख चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से UNFCCC जो है वो इस मीटिंग से निकल के आता है। और ये मीटिंग कब हुई है? हमारी 1992 में। दैट इज दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट भी बोलते हैं। इस मीटिंग में से निकल के आता है UNFCCC, और धीरे 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 वो 1900 यानी 1995 में अगर हम देखेंगे तो अपनी पहली मीटिंग करता है, जिसको हम COP1 बोलते हैं, जो कि बर्लिन में होती है। और जो 1996 के अंदर में 1996 के अंदर में COP2 होता है, COP2 जो कि स्विस जिनेवा बॉर्डर पे होता है। और वहीं पे अगर हम देखेंगे 1997 में अभी तक का सबसे फेमस COP3 होता है, जिसको हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। As a result of their annual survey, the National Geographic Society
जो है NGS है. And international polling for Globescan gave India top rank in the Green Dex 2009 score. And what is this score? ये स्कोर किससे रिलेटेड है? और ये जो ग्लोब स्कैन गेव इंडिया रिपोर्ट जो है हमारी जो दी है वो 2009 की रिपोर्ट आई है 2010 के अंदर में, इसीलिए 2010 के अंदर में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है. तो पूछा जा रहा है कि इसके अंदर में क्या जनरली हम मेजर करते हैं. So it is a measure of efforts made by different countries in adopting technologies for reducing carbon footprint. थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन डेफिनेटली डायरेक्ट ये आंसर नहीं बता पा रहा है. It is a measure of environmentally sustainable consumer behavior. सबसे मेन चीज है behavior. That is the main thing. Behavior यानी ये क्या करते हैं, लगभग 17,000 जो कंज्यूमर्स हैं उनसे डिटेल लेते हैं, सर्वे करते हैं, और लगभग ये 70 कंट्रीज के अंदर में ऐसा किया है इन्होंने. और जब ये ऐसा करते हैं तो वहां से डेटा लेते हैं कि आप जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज़ें आपने चेंज करी हैं अपनी टेक्नोलॉजीज के अंदर में. तो ये चीज़ें आती हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी लिख लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, मेनली उनके बिहेवियर के बेसिस पे. तो इन दोनों में से बेस्ट आंसर ये है. नेक्स्ट आते हैं, इट इज एन असेसमेंट ऑफ द प्रोग्राम और स्कीम अंडरटेकन बाय द डिफरेंट कंट्रीज. ये भी एक तरीके से हो सकता है लेकिन ये डायरेक्ट चीजें नहीं बताएगा क्योंकि डायरेक्ट कंज्यूमर से हम यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं. इट इज एन इंडेक्स शोइंग द वॉल्यूम ऑफ कार्बन क्रेडिट सोल्ड बाय दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्टली, ये भी करेक्ट है. लेकिन इन चारों में से अगर हम देखेंगे, अगर आप इसको एनजीएस के सर्वे को पढ़ेंगे और अगर हर साल की जो इसकी जो रैंकिंग आती है उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली उसमें लिखा मिलेगा कि हम बिहेवियर के बेसिस पे कैसे ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है एनवायरमेंटल कंडीशंस को लेके और असेसमेंट को लेके, उसके डेवलपमेंट के लेके, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, इन सबको प्रिवेंशन को लेके किस तरीके से बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसी के बेसिस पे ये डेटा निकाला जाता है. 16 का बी आंसर करेक्ट होगा. बी आंसर इज एक्चुअली करेक्ट. सो ग्रीन डेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर जो बिहेवियर है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में कैसा है. नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी जो है और ग्लोब स्कैन ये दोनों इस चीज़ को निकालते हैं. इंडिया का उसमें टॉप आया है ग्रीन डेक्स 2009. रिलेटिवली लो कार्बन फुटप्रिंट हमारा बन रहा है विच वॉज एट्रीब्यूटेड टू द लाइफस्टाइल एंड द कंजम्पशन ऑफ द पैटर्न. आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन करने वाला कंट्री है वो है चाइना, जो कि लगभग 33% वर्ल्ड का पॉल्यूशन करता है. उसके बाद आता है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 15.2% के साथ पॉपुलेशन वो प्रोड्यूस करता है. थर्ड नंबर पे आता है इंडिया. अगर इंडिया का पॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो वो 5.6% के आसपास आता है. और फोर्थ नंबर पे आता है लगभग रशिया, जापान, ये कंट्रीज आती हैं और लगभग 5.2 से लेकर 5.4 के बीच में ये कंट्रीज पॉल्यूशन करती है. लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो टोटल वर्ल्ड का सिर्फ 5.6% हम पॉल्यूशन कर रहे हैं और पॉपुलेशन कितनी है, 18% पॉपुलेशन है. तो कार्बन फुटप्रिंट अगर पर कैपिटा फुटप्रिंट अगर देखा जाएगा तो हमारा 2.3 टन्स आता है, लगभग 2.3 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर ईयर, पर कैपिटा है. यानी इन इंडिया 1 person is responsible for the production of the 2.3 tons of carbon dioxide equivalent in 1 year, whereas in USA it is roughly 19.2. आप इसको कंपेयर कीजिए, लगभग 8 टाइम्स ज़्यादा है. अगर हम यूएसए का देखें 7-8 टाइम्स ज़्यादा आपको दिखेगा, यानी वहाँ का 1% 19.2. अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हर इंडिविजुअल पॉल्यूशन कर रहा है, टोटल पॉपुलेशन जो है और जो टोटल पॉल्यूशन है, यानी टोटल पॉल्यूशन को हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा. डेफिनेटली पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा है ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो हमारा पॉल्यूशन भी ओवरऑल इतना ज़्यादा नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है. सो बी इसका आंसर करेक्ट होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में. which feature of some species of blue green algae आप जिसको आप cyanobacteria भी बोल सकते हैं, cyanobacteria को अगर आप जानते हैं तो ये वर्ल्ड यानी पूरी अर्थ का पहला फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन अर्थ, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. ओके, जो एडम वगैरह सुना होगा वो तो बहुत बाद में ह्यूमंस की लाइफ में आए. सबसे पहला जो लाइफ आई है वो सियानोबैक्टीरिया, ये लगभग 3.8 बिलियन ईयर हो लाइफ वाज ओरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द सियानोबैक्टीरिया.
इसमें क्वेश्चन पूछा गया विच फीचर ऑफ सम स्पीशीज जैसे सियानोबैक्टीरिया हेल्प प्रमोट देम एज बायो फर्टिलाइजर बनाने में कौन सा ये काम आता है? दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विच हेल्प क्रॉप प्लांट कैन एब्जॉर्ब रेडिली, नॉट करेक्ट. They induce the crop plant to produce enzyme which help convert atmospheric nitrogen to nitrates. That is also not correct. They have the mechanism to convert atmospheric nitrogen, conversion आ गया, into a form that the plant can absorb readily. Definitely correct. Cyanobacteria एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. जैसे अभी हमने आज भी क्वेश्चन किया और पहले भी क्वेश्चन करे नाइट्रोजन के ऊपर में, तो हमारे इंडिया के अंदर में या पूरे वर्ल्ड के अंदर में अगर हम देखें सॉइल के अंदर में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी है. नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से हमें फर्टिलाइजर और ये सारी चीज़ें यूज़ करने पड़ते हैं, एनपीके फॉर्म में उसको यूज़ करना पड़ता है. लेकिन कई बार क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर में सियानोबैक्टीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सियानोबैक्टीरिया एक कैटेगरी है, इसके अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं. जैसे कि इसके अंदर में आ जाएगा एजोला, आ जाएगा इसके अंदर में एजोटोबैक्टर, आ जाएगा इसके अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया जिसके अंदर में आते हैं नॉस्टोक आता है, एनाबीना आता है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. तो 17 का सी स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा. जैसे मैंने बताया आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम सियानोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ये फिक्स करता है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से और प्रोवाइड कर देता है ये प्लांट को, जिससे वो एब्जॉर्ब कर ले, तो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है और एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है. एक तरीके से हमें बाहर से केमिकल्स और ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर जैसे यूरिया वगैरह हमें डालना नहीं पड़ता है. यूरिया अगर बात करें तो पहले ही ऑलरेडी बहुत पहले ही वो बैन किया जा चुका है, लेकिन और दूसरे फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती. 17 का सी आंसर जो होगा हमारा करेक्ट होगा. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में. अदर देन जट्रोपा कर्कस. जट्रोपा एक छोटा सा फ्रूट जैसा होता है, और ऑब्वियसली फ्रूट नहीं होता ही, लेकिन ये अमरूद जैसा दिखने वाला एक छोटा सा एक प्लांट होता है, और उसके अंदर में इस तरह से जट्रोपा के सीड्स निकलते हैं. अदर देन जट्रोपा कर्कस, व्हाई इज पंगामिया पिनाटा ऑल्सो कंसिडर गुड ऑप्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोडीजल इन इंडिया. अब देख लेते हैं इसका बायोडीजल, क्योंकि आप जानते होंगे जो प्लानिंग कमीशन है, तो प्लानिंग कमीशन ने एक तो जट्रोपा एंड सेकंड इज कारंज. तो कुछ साल पहले प्लानिंग कमीशन ने इन दोनों को अलाउ किया गया था. फिर कुछ टाइम बाद प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया, उनकी पावर को थोड़ा और बढ़ा दिया गया. लेकिन ये जो जट्रोपा कारंज है, ये दोनों ने अलाउ किया था कि इंस्टीट्यूट्स के अंदर में और बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और कॉलेजेस हैं और ये जो जहाँ भी बड़े बड़े सेंटर पे बायोडीजल बनता है, वहाँ जट्रोपा और कारंज को बना लिया जाए. ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 और ये 90 के आसपास की. उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन ने इस तरह से किया था. उसके बाद भी किया. मेनली जो हम लास्ट बात कर रहे हैं वो जस्ट नीति आयोग के बनने से थोड़ा सा पहले की बात कर रहे हैं. उस टाइम पे जट्रोपा और कारंज को इसमें अलाउ किया गया था. और अब ये बोल रहे हैं कि पंगोमिया जो है, जो पिनाटा है, उसको भी यूज कर सकते हैं. तो ऐसा क्यों है? पंगोमिया पिनाटा ग्रो नेचुरली इन मोस्ट ऑफ द एरिड रीजन. डेफिनेटली ये करेक्ट है. थोड़ा थोड़ा आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे बारिश कम होती है, 40 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल होती है, उसको हम एरिड रीजन बोलते हैं, वहाँ पे इजीली ग्रो हो जाता है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द सीड फॉर पंगामिया पिनाटा आर रिच इन लिपिड. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ऑफ विच नियरली हाफ इज ऑलिक एसिड. डेफिनेटली. अब आप फिर सोच रहे होंगे कि ये अचानक से कहाँ से आ गया. डेफिनेटली आपको 2010-2009 का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ें मिल जाएंगी. आप गूगल पे सर्च करके देखिए 2009 में 10 में क्या इससे रिलेटेड टॉपिक्स आए हैं. डेफिनेटली आए हैं, तभी इस पे क्वेश्चन पे पूछा गया. और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं वो फोकस कर रही हैं इस पे, तो डेफिनेटली इसी वजह से क्वेश्चन आया. रैंडमली कोई भी टॉपिक आपका नहीं पूछा जाएगा, इतना आपको याद रहना चाहिए. हर चीज़ जो क्लास में की जाती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें से टॉपिक वो निकल के आ जाते हैं. मेन चीज़ है आपका ट्रस्ट. नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर में अगर स्टेटमेंट देखें, दोनों ही स्टेटमेंट हमें इसके अंदर में करेक्ट लग रही है. तो बोथ 1 and 2 आर एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट. देख लेते हैं. यस, सी इज एक्चुअली करेक्ट. बोथ 1 and 2. कारंज जो ट्री है उसको अलाउ किया गया था. ठीक है, जो पंगामिया पिनाटा है जो मैंने बताया अभी आपको, इज कंसिडर अ गुड ऑप्शन फॉर द बायोडीजल प्रोडक्शन. क्योंकि हम बना तो शुगर केन से भी सकते हैं, बनाया जा सकता है शुगर केन से भी, बनाया जा सकता है वीट से भी, बनाया जा सकता है मेज से भी. मेज भी बहुत अच्छा है. लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे कारंज और जट्रोपा से, जट्रोपा एंड कारंज से,
तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बना पाते हैं। अदरवाइज बायोडीजल यहाँ से भी बन सकता है, बायोडीजल यहाँ से भी बन सकते हैं। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज सी, बोथ आर करेक्ट। सॉरी। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ द 4 एनर्जी क्रॉप्स, विच वन ऑफ देम कैन बी कल्टिवेटेड फॉर एथेनॉल। देखिए आगे सेम क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बार हमारा बायोफ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार भी हमने बायोफ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, इस बार भी बायोफ्यूल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है इसमें। तो एथेनॉल को हम किस चीज से बना सकते हैं, इन चारों में से अगर हम देखेंगे, जट्रोपा डेफिनेटली, ठीक है। कैन बी, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे याद रखना है आपको, विच वन ऑफ देम कैन बी कल्टिवेटेड फॉर एथेनॉल। अभी जो बात चल रही थी वो बायोडीजल की चल रही थी, बायोफ्यूल की चल रही थी। नो डाउट एथेनॉल भी इसमें ही है, लेकिन एथेनॉल की स्पेशलाइजेशन अगर हम देखेंगे तो उस पर जाना पड़ेगा। एथेनॉल किससे सबसे बेस्ट होगा, दैट इज मेज। यानी अगर चारों में देखेंगे तो चारों करेक्ट हैं, बट आपसे अगर पूछा जाए चारों में से एक अगर आपको चुनना है तो मेज को हम चुनेंगे, क्योंकि एथेनॉल ये, बाकी बायोडीजल और बायोफ्यूल जो है वो जेट्रोपा और पंगामिया। लेकिन अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो जो डेफिनेटली जो इसका कॉर्न होता है, प्लस में इसका जो कॉब होता है, जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो भी यूज हो जाता है। एक तो बाहर का कॉर्न वाला चीज है जिसको हम खाते हैं, और जो हम छोड़ देते हैं कॉब वाला चीज, वो भी एक तरीके से इसके अंदर में यूज हो जाता है। तो कॉर्ड ये है, और एथेनॉल इसमें बनाया जाता है। फर्मेंटेबल शुगर जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, और मोस्ट कॉमन क्रॉप है बायोडीजल बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए। और अगर यूएसए के अंदर हम देखते हैं तो लगभग आप मान सकते हैं 2/3 जो बायोडीजल बनता था पहले वो मेज से ही बनता था। ओके, तो इतना आप याद रखिएगा। तो बी इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। तो 19 का बी करेक्ट। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, और अब नेक्स्ट हम करेंगे 2010 के बाद 2011 और आगे कंटिन्यूसली 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम 2006 से 2008 कर रहे हैं तो उसमें आपको टोटल 10-15 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, और उससे पहले देख रहे हैं और कम क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2011 आया, 2010 आया, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 हो गए हैं। तो आप सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे एनवायरनमेंट की डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर में। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन हम करते रहेंगे 2011 और फिर 24 तक हम नेक्स्ट सीरीज में इसको करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।